Hello everyone, I hope you all are taking care. Today we are going to start coordinate bond for ICSE. काफ़ी सिंपल टॉपिक है ये एंड यूजुअली ICSE में 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं. तो देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं. आपने पढ़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड जैसे मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से आपको एक बार समझाऊँ. कोवेलेंट बॉन्ड, सपोज आई हैव 2 एटम्स A एंड B. अब A के पास एक इलेक्ट्रॉन है अपने लास्ट शेल में, मतलब और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर एक इलेक्ट्रॉन A शेयर करेगा. मान लीजिए कि A के पास ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, और एक मैंने यहाँ पे दिखा दिया है. एंड B के पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऐसे, ठीक है. अब क्या होगा, A एंड B के बीच में शेयरिंग होगा. अब इन्होंने क्या डिसाइड कर लिया, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर करेंगे आपस में. तो ये रहा, इन्होंने शेयर कर दिया. मतलब मैं जो समझाने चाह रहा हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड that is formed by sharing of electrons. That is formed by sharing of electron. And ये जो शेयरिंग है ये किस टाइप का शेयरिंग है, इन्होंने अपने बीच में डिसाइड कर लिया कि देख मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, तू भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे एंड हम दोनों इनको शेयर करेंगे. तो इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. इट इज अ स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. कैसा स्पेशल केस? यहाँ पे क्या होता है कि शेयरिंग तो होता है, पर शेयरिंग ऐसा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करेंगे. एक ही एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. इन कोवेलेंट बॉन्ड, अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जहां पे दोनों एटम्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं. बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच only one atom donates the pair of electron and other atom accepts. मतलब अगर मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल A एंड B फिर से समझाऊं तो B के पास कुछ नहीं होगा. B एकदम भूखा नंगा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, ऐसा मान लीजिए आप. A जो है इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अब क्या होगा, ये A जो एटम है ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको कंप्लीटली डोनेट कर देगा. क्या कर देगा? डोनेट. शेयरिंग तो होगा पर डोनेशन से शेयरिंग होगा. मतलब इसने अपना जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर दिया. सो व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसमें भी शेयरिंग हो रहा है बट प्रोवाइडेड एंटायरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स. जो डोनेट करेगा उसे हम डोनर बोलते हैं एंड जिसने एक्सेप्ट किया उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर. जिसने एक्सेप्ट किया उसे क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर. सो व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड is a bond formed by sharing of electrons. It is a bond formed by sharing of electrons provided entirely by one of the atoms but shared by both. मतलब यहाँ पे एक ही एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पर दोनों आपस में शेयर करेंगे. कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था कि एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, दूसरे एटम ने और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया एंड आपस में उन दोनों ने शेयर किया. पर यहाँ पे एक ही एटम एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. यहाँ पे जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पेयर या 2 पेयर, यहाँ पे पेयर्स में डोनेशन होंगे. ऐसा नहीं है इसने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ठीक है ना. पेयर्स में होंगे, आइदर 1 पेयर आइदर 2 पेयर, ठीक है ना. तो दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक बेसिक डेफिनेशन है और मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके आपको समझाया है. अब जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, उसे हम डोनर एटम बोल लेंगे एंड जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसे हम एक्सेप्टर एटम बोल लेंगे. आप पहले इतना समझ लीजिए एंड इसको अच्छे से नोट कर लीजिए. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स provided entirely by one of the combining atoms. One of the atoms donate करेगा and दूसरा accept करेगा, ठीक है ना. This is the basic definition of coordinate bond. अब हम देखेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए. अब हम देखेंगे कि what are the conditions for formation of coordinate bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए? सो conditions for formation of coordinate
कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होने के लिए कौन कौन से कंडीशन चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझा रहा था कि सपोज ये एक एटम है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड यहाँ पे एक एटम है, ठीक है ना, जिसके पास कुछ नहीं है। तो क्या हो रहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर रहा था। जिसने डोनेट किया उसे हम डोनर बोलते थे, जिसने एक्सेप्ट किया उसे हम एक्सेप्टर बोलते थे, ठीक है ना। तो कंडीशंस क्या होना चाहिए अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करवाना है दो एटम्स के बीच में, तो कौन कौन से कंडीशंस यहाँ पे वैलिड होने चाहिए। पहला जो कंडीशन है कि देखो भैया, जो डोनेट करेगा, जो डोनर एटम है मेरा, उसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, वरना वो क्या डोनेट करेगा। अब सपोज मुझे कोई डोनेशन देना है, अगर मैं कहीं पे पैसा डोनेट करना चाहता हूँ तो मेरे पास पैसा तो होना चाहिए ना। कोई पूछेगा कि देखिए आपका डोनेट करने का क्या कंडीशन है, मुझे बोलना पड़ेगा कि एटलीस्ट पैसा डोनेट करने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए, और जो पैसा लेगा एटलीस्ट उसके पास तो पैसा एक्सेप्ट करने का कैपेसिटी होना चाहिए। अगर वो पहले से बहुत अमीर है तो वो तो डोनेशन नहीं लेगा मेरा। सो सिमिलरली व्हाट आर द कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। द डोनर एटम मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि उसे डोनेट करना है, एंड द एक्सेप्टर एटम मस्ट हैव द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कि जो मेरा एक्सेप्टर एटम है वो पहले से ही उसका ऑक्टेट फुल है, पहले से ही कंप्लीट है, उसके पास स्पेस ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने को, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए मेरे पास दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि मेरा जो डोनर एटम है उसके पास, डोनर एटम शुड हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर एटलीस्ट इसके पास एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए। एंड एक्सेप्टर एटम शुड हैव द कैपेसिटी और स्पेस बोल सकते हैं, मतलब इसके पास जगह तो खाली होना चाहिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। सो एक्सेप्टर एटम शुड हैव द कैपेसिटी और स्पेस टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। अब हायर क्लासेस में क्या बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि कैपेसिटी और स्पेस होना चाहिए, जब आप इसे हायर क्लासेस में रीड करेंगे तो वहाँ पे बोला जाता है कि एक्सेप्टर एटम के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक वैकेंट ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल एक ऐसा लोकेशन होता है, एक ऐसा स्पेस होता है, अब मान लीजिए एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को डाल सकते हैं। ये ऑर्बिटल के बारे में आप हायर क्लासेस में रीड करेंगे। जो सेकेंड कंडीशन होता है ना, उसको ऐसा भी बोला जाता है, एक्सेप्टर एटम शुड हैव अ वैकेंट ऑर्बिटल, इतना भी बोल सकते हैं आप। पर क्लास 10 लेवल में ये ऑर्बिटल वाला टर्म यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अपन के सिलेबस में नहीं है। तो अब ऐसा बोल लीजिए कि जो एटम जिसको डोनेट करना है उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, जो मेरा एक्सेप्टर एटम है उसके पास कैपेसिटी और स्पेस होना चाहिए। अगर वो पहले से ही अपना ऑक्टेट फुल करके बैठा है तो वो तो अपना एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज द टू कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसको समझ लीजिए अच्छे से एंड इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कौन कौन से जो स्ट्रक्चर्स है, कौन कौन से आयन्स है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, जो मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जो मैं एग्जाम्पल ले रहा था आपसे, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक लोन पेयर था, अब ए ने बी को डोनेट कर दिया। तो ये देखिए वैसी बात है कि ए ने बी को ट्रांसफ़र किया इलेक्ट्रॉन। ये कैसा, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, इसका मतलब हम ट्रांसफ़र भी समझ सकते हैं कि ए ने बी को ट्रांसफ़र कर दिया इलेक्ट्रॉन। अब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता था, कौन से बॉन्ड में, विच बॉन्ड इज फॉर्म बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो मैं जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डेफिनेशन दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसलिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड थोड़ा थोड़ा आयनिक जैसा है ना, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आयनिक जैसा है। पर ये तो कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं है। आयनिक बॉन्ड में कैसा होता था, कंप्लीट ट्रांसफ़र, ये कंप्लीट नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शेयरिंग भी हो रहा है, शेयरिंग भी हो रहा है, मतलब लग रहा है कि ट्रांसफ़र हो गया पर ट्रांसफ़र जैसा तो है पर आपस में शेयरिंग भी है, तो ये कोवेलेंट जैसा भी है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में थोड़ा थोड़ा ट्रांसफ़र जैसा इलेक्ट्रॉन वाला फील है, तो थोड़ा थोड़ा आयनिक प्रॉपर्टी, आयनिक बॉन्ड के साथ सिमिलैरिटीज़ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। एंड क्योंकि आपस में तो अल्टीमेटली शेयरिंग ही होने वाला है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो आपस में शेयरिंग ही होने वाला है, तो थोड़ा थोड़ा कोवेलेंट जैसा फील है।
तो इस पॉइंट को हम ऐसे बोलेंगे कि अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के पास आयनिक एंड कोवेलेंट के दोनों प्रॉपर्टीज है, हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैज द प्रॉपर्टीज, कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। इसके पास कोवेलेंट एंड आयनिक दोनों के प्रॉपर्टीज है। सो कोवेलेंट से आप को ले लो एंड आयनिक से आप आयनिक ले लो, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक नया जो नाम है उसे हम को आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज को आयनिक बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज को आयनिक बॉन्ड एंड इसका एक और एक नाम भी है, इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कभी कभी बोल लेते हैं। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैज 3 नेम्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड एंड इसे कभी कभी को आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। अगर कभी आईसीएसई में ये टर्मिनोलॉजीज यूज कर दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डेटिव बॉन्ड, कोआयोनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये सेम चीज ही है, बस अलग अलग नाम है, ठीक है ना। तो ये भी आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। जो पहला एग्जाम्पल है अपने सिलेबस में बस 2 स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल है। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज NH4+। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज NH4+। अब NH4+ कैसे बना होगा? NH4+ इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ NH3। NH3 क्या है? एमोनिया प्लस H+। तो NH3 एंड H+ आयन जब कॉम्बाइन करते हैं आपस में तो ये क्या बना देते हैं? NH4+। NH3 को हम क्या बोल लेते हैं? एमोनिया। NH3 इज नोन एज एमोनिया एंड ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ NH3 प्लस H+ का कॉम्बाइन होके इसे हम बोलते हैं एमोनियम आयन। एमोनियम आयन, ठीक है ना। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपसे आईसीएसई में पूछा जा सकता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एमोनियम आयन। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एमोनियम आयन क्योंकि ये NH3 एंड H+ के कॉम्बिनेशन से बना है, मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया होगा? NH3 एंड H+ के बीच में कौन सा बॉन्ड हुआ होगा? कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो पहले तो आप NH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो जो आपको कोवेलेंट बॉन्ड में सिखा दिया होगा। NH, अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड नहीं आता ठीक से तो आप, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल दूंगा कोवेलेंट बॉन्ड का, वो भी देख लेना एक बार, ठीक है ना। तो ये तो मेरा क्या हो गया? NH3 का स्ट्रक्चर हो गया। अब नाइट्रोजन के पास यहाँ पे एक लोन पेयर है कि नहीं है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? NH3। पर मुझे तो NH4+ का स्ट्रक्चर पूछा गया था, तो पहले तो NH3 ऐसे ही था, ऐसे ही बैठा हुआ था, ऐसे ही टहल रहा था। तो क्या हुआ? इसके पास कौन आया? इसके पास आया H+। अब H+ कौन है? H+ इज द प्रोटॉन, मतलब हाइड्रोजन का आयन। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखे तो हाइड्रोजन के पास तो बस एक ही इलेक्ट्रॉन है अपने लास्ट शेल में। अब H+ का मतलब क्या है? H+ का मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी लूज हो गया। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन एटम के पास, अच्छे से समझ लीजिए इसको, हाइड्रोजन एटम के पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो H+ का क्या मतलब है? ये एक इलेक्ट्रॉन भी अगर लूज हो गया, अगर हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता है अपने ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट में, अगर उसने वो भी लूज कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? H+। अब H+ के पास नो इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये H+ NH3 के पास आया एकदम भूखा नंगा, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, भिखारी जैसा। ये कैसा है? इट्स लाइक अ बेगर। बेगर क्यों बोल रहा हूं मैं? ये द टर्म बेगर इज नॉट बीइंग यूज्ड इन अ डेरोगेटरी वे। बेगर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बेगर क्या होता है? बेगर के पास कुछ नहीं होता है एंड वो एक कटोरा लेके आता है। इसके पास भी एक कटोरा है। कटोरा क्या है? ऑर्बिटल, जो वैकेंट ऑर्बिटल है। मतलब मैं जो समझाने चाह रहा हूं कि H+ के पास कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है। अगर आप किसी अमीर आदमी से मिलोगे और उसको बोलेंगे भाई ये रख ले 100 रुपये, तो वो क्या बोले? चाटा मारेगा आपको कि तू क्या 100 रुपये दे रहे मुझे, है ना। पर इसके पास कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन लेने ही आया है। तो जैसे ही नाइट्रोजन इसको देखेगा, नाइट्रोजन को एकदम दया आ जाएगा इसमें कि बेचारा इसके पास कुछ नहीं है। तो एक काम करता हूं मैं अपना जो ये लास्ट शेल वाला, मतलब अपना जो ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं इसको ये डोनेट कर देता हूं, ठीक है ना। तो अगर नाइट्रोजन एटम ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसके कैसे दिखाएंगे? NH, इसको तो एज इट इज रहने दो, एंड यहां पे क्या बॉन्ड फॉर्म हो गया? H। अब जो ये H+ है,
इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन एंड इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग है। अब ये H प्लस H बन जाएगा। इसके ऊपर जो ये प्लस वाला चार्ज था अब ये हट गया। क्यों? क्योंकि H प्लस को अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दोगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका ये जो प्लस वाला चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। प्लस एंड माइनस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? माइनस 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया आपने इसको, है ना, तो ये वाला चार्ज नलीफाई हो गया। एंड और एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है तो ये स्टेबल भी हो गया। तो हम इसे एक ऐसे ब्रैकेट्स में रख देंगे और इसके ऊपर प्लस चार्ज दिखा देंगे। क्यों? ये प्लस चार्ज कौन सा चार्ज है भैया? अभी तो आपने बताया कि इसका चार्ज तो नलीफाई हो गया, तो फिर से एक प्लस चार्ज क्यों आ रहा है कंपाउंड के ऊपर? दिस प्लस चार्ज इज द फॉर्मल चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज। अब ये एक नया कंसेप्ट है जो अपने आईसीएसई सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक बार बता रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। कई लोग टीचर्स क्या करते हैं, इसमें गलतियां करा देते हैं। टीचर्स, कुछ टीचर्स मैंने देखे वो क्या करते हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए ऑल्दो, पर वो बता देते हैं कि ये जो चार्ज है ना, प्लस वाला चार्ज, ये वही हाइड्रोजन वाला चार्ज है, पर वो नहीं है। ये गलत कंसेप्ट है। ये जो चार्ज है ये नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज है। ये वाला चार्ज कौन से एटम के ऊपर है? नाइट्रोजन के ऊपर। ये नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज है, ये कोई एक्चुअल चार्ज नहीं है। क्यों मैं बता रहा हूं आपको? नाइट्रोजन जो एटम है, उस नाइट्रोजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे सो इट इज 2,5, ठीक है ना। सो नाइट्रोजन का जो लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है, उसमें हमेशा 5 इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए। एंड जो मेरा फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट है, फॉर्मल चार्ज मतलब लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए माइनस कितने सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है। आप क्लास 11 में जाएंगे तो आपको दूसरा फॉर्मूला बोला जाएगा इसका, वो बिल्कुल घटिया फॉर्मूला है। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे? नाइट्रोजन का 5। आप इस नाइट्रोजन एटम को देख लीजिए, इसके जस्ट सराउंडिंग में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ये जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, पर इस नाइट्रोजन का सराउंडिंग में एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है एंड एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। बस नाइट्रोजन एटम के इमीडिएट सराउंडिंग में देखना है आपको। इस नाइट्रोजन एटम के इमीडिएट यहाँ पे एक बॉन्ड है, एक कोवेलेंट बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, वो नहीं देखना है। जस्ट नाइट्रोजन के इमीडिएट सराउंडिंग में देख लीजिए 1 2 3 4, है ना, पर होने कितने चाहिए थे? 5। सो नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है? नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में होना चाहिए था 5 एंड सराउंडिंग में भी कितना है? 1 2 3 4। सो फॉर्मल चार्ज कितना रहा नाइट्रोजन का? 1, एंड यही चार्ज यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ये फॉर्मल चार्ज में मिटा रहा हूँ, बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बोला था थोड़ा सा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH4+। मैं आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। मेरे पास इनिशियली NH3 था, मेरे पास इनिशियली NH3 था कि नहीं था? था। अब इसके पास कौन आया? H+ आया। H+ के पास कुछ नहीं था, तो नाइट्रोजन ने अपना जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट कर दिया। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप में इनका बॉन्डिंग दिखा, NH H H, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, ये तो एज इट इज था। बस यहाँ पे एक कौन सा बॉन्ड आ गया है अपने पास? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड ये जो अपना H+ था वो अब H बन गया है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, मतलब उन दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो गया है। एंड बस इलेक्ट्रॉन किसने दिया? नाइट्रोजन ने दिया। अब नाइट्रोजन के सराउंडिंग में देख लीजिए, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन से दिखाऊं तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी इलेक्ट्रॉन से दिखाओ। एक कोवैलेंट बॉन्ड, एक कोवैलेंट बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक कोवैलेंट बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं भी इसको इलेक्ट्रॉन से दिखाऊं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी अगर इलेक्ट्रॉन से दिखाओ तो यहाँ पे भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है ना। नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिया। अब नाइट्रोजन के इमीडिएट सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? बस 4, पर होने कितने चाहिए थे? 5। तो नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है? 1, 5 - 4, और यही चार्ज यहाँ पे शो किया गया है। बस आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। आप तो फॉर्मल चार्ज वगैरह जो भी है वो भूल भी सकते हो, बस इतना ही कि यहाँ पे एक प्लस चार्ज तो होना ही है। ओके, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल, ये आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ये नोट डाउन नहीं करना है, बस ये समझाने के लिए बताया हो, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। एंड हम अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपना जो लास्ट एग्जाम्पल है आज का, दैट इज H3O+ आयन। H3O+, इसे क्या बोलते हैं हम? अच्छा, H3O+ कैसे फॉर्म हुआ होगा? एक वाटर प्लस H+, मतलब वाटर प्लस H+ रिएक्ट करके हमें H3O+ आयन दे देते हैं। ये H3O+ को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन आपको बोला जा सकता है आईसीएसई में कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो इसको कैसे ड्रॉ करना है?
ये हाइड्रोनियम आयन वाटर एंड H+ के कॉम्बिनेशन से बना है, तो पहले तो आप वाटर ड्रॉ कर लीजिए, H ये वाटर का स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होना चाहिए। अब वाटर के पास कौन आ गया, H+ आ गया। अब फिर से ऑक्सीजन इज़ वेरी बेनिवोलेंट, इसको देख के बुरा लगा कि H+ के पास तो भैया कुछ नहीं है, तो मेरे पास तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े है, मैं इसको डोनेट कर देता हूँ। तो इसने डोनेट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या दिखाएंगे, HOH, ठीक है ना। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज था, इतना तो एज इट इज हुआ, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। पहले आप इतना समझ लीजिए, इतना एज इट इज है। अब यहाँ पे कौन आ गया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, H। अब ये H+ नहीं रहा, क्योंकि इसने ऑलरेडी यहाँ पे शेयरिंग हो गया है, 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने डोनेट कर दिया है। अब ये H+ नहीं रहेगा। जब ये H+ है तब तो ये बेगर है ना, ये प्लस साइन क्या दिखाता है यहाँ पे, ये प्लस साइन ये डोनेट करता है कि मतलब प्लस साइन सिग्निफाइज कि इसके पास कुछ नहीं है। अब तो इसने दे दिया ना, अब तो ये प्लस साइन हट जाएगा ऊपर से, और इस कंपाउंड को हम ऐसे ब्रैकेट्स में रख लेंगे, एंड इसके ऊपर कितना चार्ज हम शो करेंगे, +1। फिर से भैया +1 क्यों, अब आप ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकाल लीजिए। फॉर्मल चार्ज का क्या फॉर्मूला है, कितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में है माइनस सराउंडिंग कितने। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6, तो वैलेंस शेल में कितना है 6 माइनस। अब ऑक्सीजन के सराउंडिंग में, इसी स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर अपना फॉर्मल चार्ज चेंज हो जाता है। इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के सराउंडिंग में 1 2 3 4 5, तो अगेन 6 - 5 = 1, तो इसके ऊपर भी प्लस चार्ज। आप तो याद ही रख लीजिए, आप तो फॉर्मल चार्ज आपके सिलेबस में नहीं है, आप ऐसे फॉर्मल चार्ज से ना निकालिए। आपके सिलेबस में तो बस 2 ही आने वाला है, NH4+, जिसको हम एमोनियम आयन बोलते हैं, एंड H3O+। एंड ये दोनों क्वेश्चन, इनके स्ट्रक्चर्स इतने इंपॉर्टेंट है कि हर ऑल्टरनेटिव ईयर्स में पूछा जाता है। कभी कभी NH4+ पूछ लेते हैं, कभी कभी ये, एंड बस यही पूछा जाएगा आपके सिलेबस में, ठीक है ना। सो NH4+ एंड H3O+ का ये स्ट्रक्चर है। कभी कभी क्या होता है, जो OH- आयन है, OH- आयन का स्ट्रक्चर किसी किसी बुक में दिया रहता है, जैसे कंसाइज केमिस्ट्री, पर ये सिलेबस में नहीं है। ऑल्दो मैं थोड़ा सा OH- आयन का भी स्ट्रक्चर आपको बता दे रहा हूँ, कोई खास बात नहीं है। तो ये हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर आप कॉपी कर लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, एंड थोड़ा सा मैं आपको OH- आयन का भी आइडिया दे देता हूँ, ऑल्दो उतना रिक्वायर्ड नहीं है। अब OH- आयन से क्या होता है, OH- आयन, एंड OH- आयन कब फॉर्म होता है, अगर वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें, मतलब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाए, तो इट ब्रेक्स डाउन टू H+ एंड OH-। H+ इज नोन एज दी H+ इज नोन एज दी, क्या इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। एंड इसी का जो काउंटर पार्ट है, मतलब H+ के ऊपर हम फिर से पानी डाल दें तो क्या होता है, H3O+, इसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। एंड इसको बोलते हैं OH- को हाइड्रोक्सिल आयन। एंड अगर आप इस हाइड्रोक्सिल आयन का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा है, OH, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन के ऊपर कितना लोन पेयर होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब ये माइनस कैसे आया, फिर से फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट, फॉर्मल चार्ज निकाल लीजिए इस कंपाउंड का, मतलब ऑक्सीजन का, इन दिस कंपाउंड। ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज देख लीजिए, लास्ट शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2,6, दैट मीन्स लास्ट शेल में 6 माइनस अभी इस स्ट्रक्चर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो 6 - 7 इज -1, तो इस कंपाउंड का जो चार्ज होगा दैट इज -1, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ OH- आयन। ये जो फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, इसलिए आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये माइनस साइन कभी कभी समझ मतलब आएगा नहीं अगर आप फॉर्मल चार्ज यूज़ नहीं करेंगे। अब नाउ यू गो टू डिफरेंट टीचर्स, वो इस माइनस साइन का लॉजिक कुछ और ही और बताएंगे, बट दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिक, एंड यही करेक्ट है। आप यहाँ वहाँ घूम के देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, आपका टाइम वेस्ट होगा। दिस इज द मोस्ट परफेक्ट एंड इट्स 100% करेक्ट, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वैसा खास है नहीं, आप बस इस लेक्चर को अगर अच्छे से देख लेंगे तो आपको सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आईसीएसई में वो आ जाएंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो मैं बताना भूल गया, कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम अ कंपाउंड दैट हैज ऑल द 3 काइंड्स ऑफ बॉन्ड। नेम अ कंपाउंड दैट हैज all three kinds of bond। एक ऐसा कंपाउंड का नाम बताइए जिसमें all the 3 kinds of bond है। देखिए, अगर हम NH4+ की बात करें तो
तो ये तो अपना एक रेडिकल भी है NH4+। अब NH4+ का स्ट्रक्चर कैसा है, NH ऐसा कुछ है। तो इसमें देखिए ऑलरेडी कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है। अब इसी का NH4+ का अगर हम किसी अगर ये तो मतलब क्या है, ये कैटायन है, अगर हम किसी एनायन से बॉन्ड फॉर्म करा दे, कौन सा, आयनिक वाला, जैसे अगर मैं यहाँ पे Cl- ले लूँ तो इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो मेरा जो कंपाउंड है NH4Cl एक ऐसा कंपाउंड है जो तो NH4+ एंड Cl- से मिलके बना है। अब NH4+ में ऑलरेडी कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो था प्रेजेंट। अब इस NH4+ ने क्या किया है, Cl- के साथ आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। तो NH4Cl एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास ऑल द 3 काइंड्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है। इसमें NH4+ में कोऑर्डिनेट एंड कोवेलेंट प्रेजेंट है, एंड जैसे ही इसने Cl- आयन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया है तो इसके पास ऑल द 3 काइंड्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 बार पूछा जाता है, आईसीएससी में पूछा जा चुका है। अब इसका आंसर NH4Cl, NH4Br, NH4OH कुछ भी हो सकता है। मतलब NH4+ में कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट तो पहले से ही थे। अब NH4+ का अब बॉन्डिंग किसी भी एनायन से करवा लीजिए, वही मेरा आंसर होगा। तो आप तो एक एग्जाम्पल NH4Cl या NH4OH जो भी याद रख लीजिए, आपके कंसाइज बुक में ये वाला दिया गया होगा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब और कोई क्वेश्चन बाकी नहीं है, तो आप लेक्चर्स को अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे टाइम स्टैम्प के साथ मेंशन कर दीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू योर डाउट। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, let me know in the comment section, and I would be glad if you give some valuable suggestion for improving the quality of this lecture, and see you again in the next lecture. Till then, stay tuned. Bye bye.